हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणितीय औजार या मैथमेटिकल टूल्स। ये पूरा लेक्चर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। भौतिक विज्ञान को आसानी से समझने के लिए, गणनाएं करने के लिए जितनी भी गणित आवश्यक है वो सारी की सारी गणित आप इस चैप्टर, इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चों का एक सवाल रहता है कि इतनी सारी गणित की चीज़ें एक ही साथ क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका एक बहुत बढ़िया आंसर है कि आपके पास तर्कश में जितने ज़्यादा तीर होंगे, लड़ाई लड़ना उतना ही आसान होगा। इस चैप्टर को आप भौतिक विज्ञान के नींव मान सकते हैं। अगर ये मजबूत रहा तो बाकी के चैप्टर और गणनाएं या सूत्र समझना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। जहाँ भी आपको आवश्यकता लगे आप स्क्रीन या वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स बनाएं। तो आप अपने साथ एक नोटबुक और 2-3 कलर के पेन रखें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, वीडियो के बीच बीच में जहाँ भी टॉपिक खत्म होगा आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। वहाँ भी आप स्क्रीन को पॉज करें और उन क्वेश्चन के हल खुद अपनी नोटबुक में लिखें। इन प्रश्नों के हल आप वीडियो के अंत में वेरीफाई भी कर सकते हैं। और वीडियो के साथ साथ आप कुछ शानदार ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपकी कैलकुलेशंस को, आपकी गणनाओं को इम्प्रूव करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ आप चैप्टर की इंडेक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फलन, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, फिर आएगा द्विपद सन्निकटन या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद पढ़ेंगे समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद आएगा लघुगणक और अंत में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो शुरुआत करते हैं फलन से। फलन का मतलब स्वतंत्र एवं परतंत्र राशियों के मध्य संबंध से है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, ये सूत्र हम सब ने पहले पढ़ रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल a = πr²। ये एक तरह का फलन है। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। और यहाँ दो महत्वपूर्ण राशियों पे हमें ध्यान देना है, एक तो r और दूसरा a। क्या आप पहचान सकते हैं इनमें से कौन सी राशि स्वतंत्र राशि है एवं कौन सी राशि परतंत्र राशि है? बहुत आसान है। जो r है वो तो है स्वतंत्र राशि। आप r का कोई सा भी मान अपनी आवश्यकता के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे आप एक छोटी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं, आप r की वैल्यू अपने हिसाब से चुनें। आप चाहें तो एक बड़ी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। तो ये स्वतंत्र राशि है, r की कोई सी भी वैल्यू चुनी जा सकती है। जो a है वो परतंत्र राशि है। जो क्षेत्रफल है वो डिपेंड करेगा कि आपने r की क्या वैल्यू चुनी है, आपने r का क्या मान लिया है। ठीक है। गणितीय रूप में अगर इसको लिखना हो तो पुस्तकें ऐसा भी लिखती है a = fr। इसका मतलब क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या का फलन है। मैं इस बात को फिर से समझा देता हूं। गणितीय रूप में अगर आपने ऐसा लिखा है तो इसको लिखने का आशय है वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि a त्रिज्या r का फलन है। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या का फलन है। ठीक है। इसको और आसानी से समझना चाहें तो आप यहाँ एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप r की कुछ वैल्यू लें और उससे संबंधित a के मान प्राप्त करें। सपोज करें यहाँ आपने त्रिज्या ली 0। अगर आप त्रिज्या 0 चुने तो आप पाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल 0 है। आप त्रिज्या 1 चुने तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई, त्रिज्या 2 चुने तो क्षेत्रफल 4 पाई आएगा, त्रिज्या 10 चुने तो वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई आ जाएगा। इस सारणी से आप देख पाएंगे कि त्रिज्या की कोई सी भी वैल्यू चुनी जा सकती है अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन क्षेत्रफल की वैल्यू परतंत्र है। आप जैसी जैसी त्रिज्या चुनेंगे उसके हिसाब से आपको क्षेत्रफल की वैल्यू मिलेगी। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सी राशि स्वतंत्र है और कौन सी राशि परतंत्र है। मैं एक और उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूं और आप ढूंढिएगा उसमें कौन सी स्वतंत्र राशि है, कौन सी परतंत्र राशि है, और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
आपका कक्षा 10 का परिणाम आया और उस परिणाम के आधार पर आपके पिताजी आपको नई बाइक देंगे या स्कूटी देंगे या आपके चेहरे का भूगोल बदल देंगे। इसमें स्वतंत्र राशि है आपका परिणाम। परिणाम की कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। आपने जैसे जैसे मेहनत की उसके अकॉर्डिंग आपको कोई सा भी परिणाम मिल सकता है। और इसमें परतंत्र राशि है आपको मिलने वाली बाइक या चेहरे का बदलने वाला भूगोल। आपका परिणाम बहुत अच्छा आया, आपके पिताजी आपसे बहुत खुश हुए, तो आपको बाइक या स्कूटी या जो भी उन्होंने वादा किया था वो मिल जाएगा। और अगर आपका परिणाम कम रहा उनकी अपेक्षा से, तो फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है। कहीं किसी पुस्तक में अगर आप ऐसा लिखा पाएं y = fx, सोचिए आप इसको क्या पढ़ेंगे। इसके हिसाब से अगर पढ़ना चाहें y = fx को अगर आप पढ़ना चाहें तो जो y है वो x का फलन है। y x का फलन है। क्या आप पहचान सकते हैं इसमें से कौन स्वतंत्र है और कौन परतंत्र y और x में? करेक्ट, जो x है वो स्वतंत्र राशि है, x कोई सा भी मान ले सकता है, पर y परतंत्र राशि है। आप x की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे y का आपको मान मिलता जाएगा। गणनाएं करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक शानदार सी ट्रिक है। गणनाएं करने के लिए आप फलन को एक मशीन माने। ये ट्रिक भी मैं यहां लिख देता हूं। मशीन में हम कुछ इनपुट देते हैं और उसके हिसाब से कुछ आउटपुट मिलता है। एक उदाहरण के थ्रू इसे समझ लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक मशीन है और ये मशीन जो इनपुट लेती है, जो निवेश है वो x है, मशीन का जो आउटपुट है वो y है। मशीन ये करती है कि उसमें जो भी निवेश दिया गया वो उसका स्क्वायर कर देती है। इस पे ध्यान दें, मशीन का काम है जो भी निवेश दिया गया उसका वर्ग करना। अब एक टेबल यहां बना के भी समझ लेते हैं ये कैसे ऑपरेट करती है मशीन। एक तरफ हम x की वैल्यूज लेंगे और दूसरी तरफ हम y के मान प्राप्त करेंगे। आप पहचान पा रहे होंगे इसमें से कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है। फिर से वही चीज़ है, y जो है वो परतंत्र राशि और x स्वतंत्र राशि है। आपने x दिया 0, मशीन का काम है निवेश का वर्ग करना, तो 0 का स्क्वायर 0। आपने निवेश दिया -1, तो इसका उत्तर आएगा 1, क्योंकि -1 का जब आप वर्ग करेंगे तो वो 1 आता है। आपने 1 दिया इनपुट, तो आउटपुट फिर से 1 आएगा। निवेश को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। आप साथ साथ अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखते रहें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, आपने इनपुट दिया जैसे 3, तो आउटपुट आने वाला है 3 का वर्ग यानी कि 9। सपोज आपने इनपुट दिया हो x + 2, तो आउटपुट क्या होगा? जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर यानी कि x + 2 का वर्ग। मान लीजिए आपने निवेश किया x²। अब सोचिए आउटपुट क्या आएगा, निर्गम क्या आएगा? x² का फिर से स्क्वायर, तो फाइनल जो उत्तर आएगा वो आएगा x⁴। ठीक है। मान लीजिए आपने मशीन के अंदर भेजा √5, आउटपुट क्या आएगा? √5 का वर्ग, √5 का वर्ग, अंतिम उत्तर बन जाएगा 5। सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सी गणना है। चलिए एक और उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि फलन f = 2x - 1 + 3 सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हो तो ज्ञात करें f(0), f(-1), f(1), f(2), f(1) और अंत में f(x + 2). ये हमारा प्रश्न है। एक फलन हमें दिया गया है और सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन परिभाषित है। हमें इन चीज़ों का मान ज्ञात करना है। गणना का तरीका बहुत आसान है। जहाँ जहाँ पे x है, इस दिए गए फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको ये मान रखना है। तो
कैलकुलेशन यहाँ पे देखें, पहली गणना मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूँ। x की जगह ये मान रखा जाए तो 2 × 0 -1 + 3, इसका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक इसी तरह x की जगह ये मान रखा जाए -1, सो -1 + 3, इसका उत्तर आया -1। फिर x की जगह रखा हमने 1, 2, 1 - 1 + 3, इसका उत्तर आया 3। x की जगह रखा जाना है 2, इसका उत्तर आ गया 5। अगला प्रश्न है f of 1। f of 1 का मान एक्चुअली पहले से उपलब्ध है, तो इस प्रश्न को आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रश्न वास्तव में आपसे पूछना चाह रहा था f of 1, और f of 1 की जगह लाया जा सकता है 3, और f of 3 कैसे निकालना है ये हम जानते हैं। x की जगह पुनः 3 रखें तो ये बना 2, 3 - 1 + 3, इसका उत्तर आ गया 7। अंतिम प्रश्न भी आसान ही है। f of x + 2 का मतलब है यहाँ x की जगह आपको रखना है x + 2, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2x + 2 - 1 + 3, इसका उत्तर आएगा 2x + 5। बहुत आसान सी गणनाएं हैं, आप ये नोट्स बना सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगली स्क्रीन पे आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को खुद से हल कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ऐसी बीजगणितीय समीकरण है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस तरीके से दिया जाता है ax² + bx + c = 0, एवं इस समीकरण में a अशून्य राशि है। इस समीकरण का जो हल है वो दिया जाता है श्रीधराचार्य सूत्र से, या इस समीकरण के मूल निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। x = -b ± b² - 4ac / 2a। इस समीकरण का प्रयोग करके मूल निकाले जा सकते हैं। चूंकि x की अधिकतम घात 2 है तो हमें 2 मूल मिलने वाले हैं। तो एक मूल तो आएगा x1, आप प्लस साइन कंसिडर करें, -b + √b² - 4ac / 2a, और अगली बार आप ऋणात्मक चिन्ह कंसिडर कर लें, ये नेगेटिव साइन कंसिडर कर लें, तो अगला मूल आएगा -b √b² - 4ac / 2a। कुछ प्रश्नों में हमें मूलों के योग की आवश्यकता पड़ेगी। मूलों का योग का मतलब है x1 + x2, और गणना करने पे आएगा -b/a। उसके बाद मूलों का गुणनफल मतलब x1 x2, यानी कि c/a। इस गणना के अंदर ये वाली राशि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, b² - 4ac जो वर्गमूल के अंदर है। यदि b² - 4ac = 0 हो, इसका मान 0 हो जाए, तो आपको समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगली महत्वपूर्ण चीज, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, ये मान अगर 0 से बड़ा हो तो आपको मिलने वाले मूल असमान होंगे और वो वास्तविक भी होंगे। और अंतिम महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित, ये भौतिक विज्ञान में वैसे तो बहुत ही कम आवश्यकता अपने को पड़ेगी, b² - 4ac का मान यदि 0 से कम हो तो आपको काल्पनिक मूल मिलेंगे, असमान एवं काल्पनिक मूल। तो मैं यहाँ एक उदाहरण लेता हूँ।
तो इसका सॉल्यूशन या हल यहाँ लिख लेते हैं। व्यापक रूप के साथ तुलना करने पर ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान आएगा 6। अब धराचार्य सूत्र से इसके मूल प्राप्त किए जा सकते हैं। x1 ये पहला उत्तर आने वाला है। x1 इज इक्वल टू -5 प्लस रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 25 - 24 ये बना 1 और ये है 5, यानी कि 5 + 1/2 6/2 ये मान आने वाला है 3। दूसरा जो मूल है x2 वो भी इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, बस यहाँ प्लस की जगह ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग होगा। ये इस समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो गए हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा था मूलों का योग। मूलों का योग या तो आप यहां से देख सकते हैं या इस सूत्र से भी पता कर सकते हैं, -b/a। -b का मतलब हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय a/1 यानी कि 5। तीसरा उत्तर, मूलों का गुणनफल x1 x2 इज इक्वल टू c/a। c है 6 और a है 1, और आप यहां से भी देख सकते हैं मूलों का गुणनफल आने वाला है 6। ठीक है, बहुत ही आसान से प्रश्न रहते हैं भौतिक विज्ञान में। द्विघात समीकरण के बस इतने नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी। आप इसको लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है द्विपद सन्निकटन या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। भौतिक विज्ञान में कुछ गणनाओं को तेजी से करने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। मॉड x का मान 1 से बहुत छोटा हो तो 1 + x⁴n लगभग 1 + nx के बराबर होगा। अभी उदाहरणों से इसको समझेंगे तो ये और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक साधारण गणना पूछूं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 1/0.99। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? जो सामान्य तरीका है, आप 100 में 99 का डिवीजन करेंगे और फिर इसकी गणना करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। वो तरीका बढ़िया है। मैं इसी सवाल को इस सन्निकटन का उपयोग करके हल करने जा रहा हूं। सीखने की कोशिश करें। 1/0.99 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 - 0.01। इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऊपर ले जा रहा हूं और लिखने में ऐसा लिख रहा हूं, 1 ± ऑफ 0.01 की घात -1। ये भी ठीक है। प्लस और माइनस साइन जब गुणा में होंगे तो अंतिम उत्तर माइनस ही आना है। अब इसको कंपेयर किया जा सकता है, इनकी तुलना की जा सकती है। 1 1 प्लस x, ये पूरा ब्रैकेट x का काम कर रहा है, की घात n, और x का मान 1 से बहुत छोटा है तो ये सन्निकटन लगाया जा सकता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + n का मान है -1 और x का मान था -0.01। आप गणना करके देखें, ये मान आ रहा है 1.01। बहुत ही आसानी से उत्तर आ गया। ये उत्तर इस तरह की गणना से भी आ जाएगा। आप जब ये भाग करेंगे तो ये उत्तर भी वही आने वाला है। सपोज मैं आपसे पूछता कि 1/0.99 होल स्क्वायर, आपको इसकी गणना करनी है। सेम तरीका रहेगा, 1 आप इसको लिख सकते हैं 1 ± 0.01 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएं तो 1 ± 0.01 की घात -2, और अब इस पे द्विपद सन्निकटन लगाया जा सकता है। तो ये बनेगा 1 + -2 - 0.01। ये आपने गणित में पढ़ रखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। तो इसका उत्तर आएगा 1.02।
कुछ बच्चों ने इससे तुलना करके अपने आप से कर भी लिया होगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1/0.992 पावर 5। यहाँ से आपको इस सन्निकटन की ताकत समझ में आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको अपने सामान्य तरीके से करें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 100/99 इंटू 100/99 इंटू 100/99। 5 बार आप ऐसा लिख के फिर गुणा करके हल करें, वो गणना बहुत लंबी हो जाएगी। परीक्षा में, एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता। तरीका ठीक है, लेकिन वो तरीका लेंथी है। ये स्मार्ट तरीका है। इस तरीके से आप आंसर जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। गणना देखें, और कुछ बच्चे शायद इसको देख के और तुलना करके आंसर पा चुके होंगे, वो बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। बिना पेन चलाए सिर्फ इसको देख के, पुराने सवालों से तुलना करके अगर आप आंसर पा चुके हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं भी आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका आंसर आने वाला है 1.05। चलिए गणना पे आते हैं। इस चीज़ को लिखा जा सकता है 1 + -0.01 और घात इसकी दे रखी है आपको 5। इस राशि को ऊपर ले गए, सेम गणना है 1 + -0.01 और इसकी घात अब बन जाएगी -5। इस पे द्विपद सन्निकटन आसानी से लगाया जा सकता है, या +-5 इंटू -0.01 और वो उत्तर आ गया 1.05। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार गणना आप ही करेंगे। 1/0.98 होल क्यूब। खुद से गणना करें। आप अपने वाले तरीके से भी कर सकते हैं, 100/98 इंटू 100/98, पर ये तरीका लेंदी होगा, समय ज़्यादा लगेगा। द्विपद प्रमेय से आप करके देखें, आपको बहुत तेजी से इसका उत्तर मिलने वाला है। कुछ समझदार बच्चे जिनको ये चीज़ें समझ में आ रही है, हो सकता है वो बिना पेन चलाए भी अब ये गणना कर पाने में सक्षम हो। सेम सही तरीका है, कोई परिवर्तन नहीं है तरीके में। चलिए मैं भी गणना कर देता हूं इसकी। इस राशि को लिखा जा सकता है 1 + -0.02 और यहाँ घात दे रखी है आपको 3। इसको हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये बना 1 + -0.02 की घात -3 इज इक्वल टू 1 + nx। n है -3, x है -0.02, तो ये उत्तर आना चाहिए 1.06। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों का यही जवाब आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण 1/0.97 पावर 4। फिर से आप ही गणना करें, और जो बच्चे डायरेक्ट गणना कर पा रहे हो वो उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका उत्तर आने वाला है 1.12। इसे लिखा जा सकता है 1 + -0.03 की घात 4। इसको ऊपर शिफ्ट किया तो 1 + -0.03 की घात -4। अब ये 1 + x⁴ n का फॉर्मेट बन गया और इसकी तुलना ऐसे की जा सकती है। तो उत्तर आने वाला है 1 + n है -4 और x है -0.03। ये फाइनल उत्तर है। सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो जहां इस तरह की गणनाएं आपको देखने को मिले, आप अपने पुराने तरीके से भी गणनाएं करके देख सकते थे, और आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यानी कि द्विपद सन्निकटन से भी गणना कर सकते हैं। द्विपद सन्निकटन थोड़ा तेज है, तो मैं पुराने वाला ये मेथड हटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 6। अगर मैं आपसे पूछूं 1/1.05 और द्विपद प्रमेय से गणना करें, जो बच्चे डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका उत्तर आने वाला है 0.95।
ये थोड़ा प्रयास करने से आपके लिए भी बहुत तेज मेथड हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। आप सवाल देखेंगे फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.05 और इस पूरी राशि को, इस पूरे ब्रैकेट को हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो 1 प्लस 0.05 की घात -1, 1 प्लस n की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू है 0.05। ये उत्तर आ गया। एक और सवाल, फिर से आप गणना खुद से करने की कोशिश करें और इस बार कोशिश करें कि आप बिना पेन चलाएं गणना कर पाए। 1/1.02 पावर 4, ये गणना आप खुद से करने की कोशिश करें। √1.02 का मान दशमलव के बाद 3 अंकों तक ज्ञात करें। आप अपने पुराने तरीके से भी चीज़ें हल कर सकते हैं। आपको वर्गमूल का मान निकालना आता होगा। मैं इसको द्विपद प्रमेय से हल करने वाला हूं। √1.02 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.02 की घात 1/2। और चूंकि हमें दशमलव के बाद 3 अंकों की आवश्यकता है तो मैं यहां एक और 0 लिख रहा हूं। इससे गणना पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस पे द्विपद सन्निकटन आसानी से लगाया जा सकता है। हमें पता है यदि x का मान 1 से बहुत छोटा हो, 1 की तुलना में बहुत छोटा हो, तो 1 प्लस x की घात n बराबर लिखा जा सकता है 1 प्लस nx। ये हम पढ़ चुके हैं और ये यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर आने वाला है 1 प्लस n का मान है 1/2 और x का मान है 0.020। इसका उत्तर आ गया 1.010। एक और प्रश्न किया जाए। √99 का मान दशमलव के बाद 2 अंकों तक ज्ञात करें। आप इसको अपने तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको द्विपद सन्निकटन से ट्राई कर सकते हैं। √99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 1/2। गणना को आसान बनाने के लिए मैं 100 को बाहर ले रहा हूँ, 100 की घात 1/2 और यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/100 पावर 1/2। 100 की घात 1/2 को लिखा जा सकता है 10 और इस ब्रैकेट को फिर से लिख रहे हैं 1 प्लस माइनस 0.01 और इसकी घात 1/2। 1/100 को लिख लिया 0.01 और नेगेटिव साइन वहाँ पड़ा था। गणना को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक 0 और जोड़ रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गणना पे। 10 और अब 1 प्लस x की घात n, जहाँ x का मान 1 से बहुत छोटा है। यदि x का मान 1 से बहुत छोटा है तो द्विपद सन्निकटन लगाया जा सकता है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/2 माइनस 0.010। ये गणना आप सबके लिए बहुत आसान है। 10 1 माइनस 0.05 तो उत्तर आने वाला है 9.95। ये लगभग उत्तर है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो इस तरीके से लिखा जाता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और इस तरीके से
a प्लस n-1 d। यहां पे a है प्रथम पद, जो श्रेणी का सबसे पहला पद हो उसे हम प्रथम पद कहेंगे। d है सार्व अंतर, अभी क्वेश्चन से इसको समझ लेंगे। और n है पदों की संख्या। ठीक है, हमारे सिलेबस में गणनाओं में हमें जिस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है वो है n पदों का योग। अगर आप n पदों का योग करना चाहें तो उसका एक सूत्र यहां दिया जाता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। या इसी सूत्र को एक और रूप में लिखा जा सकता है, n/2 प्रथम पद प्लस nवां पद, या इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। जैसे मैं आपसे एक सरल गणना पूछूं, ज्ञात करें, ये एक प्रश्न के फॉर्म में या उदाहरण के फॉर्म में आप ले सकते हैं, ज्ञात करें 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100 तक आपको ये जोड़ करनी है। अब आप इसकी अगर तुलना करें व्यापक रूप से, पहला पद है a, फिर a में कुछ जोड़ा गया, एक्चुअली a में 1 जोड़ा गया, 1 + 1 2 हुआ, फिर a के अंदर 2 टाइम्स ऑफ d जोड़ा गया तो ये 3, और इस तरीके से श्रेणी आगे बढ़ रही है। क्या आप पता कर सकते हैं इनमें सार्व अंतर कितना है? उसके लिए आप इस द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएं, 2 - 1 उत्तर आएगा 1, 3 - 2 फिर से उत्तर आएगा 1। तो इस का हल हम यहां लिख लेते हैं, a बराबर 1 है, सार्व अंतर d बराबर यहाँ पे 1 है, और पदों की संख्या n बराबर 100 है। तो सूत्र से अगर इसकी गणना की जाए, Sn इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर रहा हूँ, 100/2, 2 × 1 प्लस 100 - 1 × 1। सारे मान रखने पे आप Sn प्राप्त कर सकते हैं। Sn की वैल्यू आने वाली है 50 × 101, और 50 × 101 का उत्तर आएगा 5050। इसी चीज को आप इस वाले सूत्र से भी हल कर सकते थे, Sn इज इक्वल टू n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। सारे सूत्रों से उत्तर वही आने वाला है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो अगर इस सूत्र का प्रयोग करें, n का मान है यहाँ पे 100/2, प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 100, ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद था। इस गणना से फिर से वही उत्तर आएगा। मैंने ये सवाल क्यों चुना, इसके पीछे एक बढ़िया कहानी है। ये सवाल गॉस को उनकी स्कूल में दिया गया था जब वो छोटी स्कूल के छात्र थे बचपन में। स्कूल के टीचर ने ये सवाल दिया ताकि बच्चे गणना करने में व्यस्त रहें, क्लास में शोर न मचाएं। गॉस का नाम आप सुनेंगे जब आप पढ़ेंगे इस तरह के चैप्टर, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो वहाँ आप गॉस का काफ़ी नाम सुनेंगे। उन्होंने और गणित में भी काफ़ी काम किया है। गॉस बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने ये श्रेणियों का यूज़ करने के बजाय एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस सवाल को हल किया। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिए गॉस ने इसको कैसे हल किया। ये बहुत ही ब्रिलियंट मेथड था। गॉस ने कहा हमें जो योग करना है हम उसको मान लेते हैं s, और s का मतलब है 1 + 2 + 3 100 तक, ऐसा लिखा जा सकता है। उन्होंने इस श्रेणी को रिवर्स करके लिखा। रिवर्स करके लिखने का मतलब है इसी श्रेणी को लिखा 100 + 99 + 98 प्लस अप टू 1। ये भी तो ऐसे ही कहलाएगा, इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं। योग में आप पदों को कहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद गॉस ने इन दोनों को जोड़ दिया।
अगर आप इनका योग करें तो ये बनेगा 2s, 100 + 1 ये बनेगा 101, 2 + 99 ये भी बनेगा 101, 3 + 98 ये भी बनेगा 101, और आप इस तरीके से चलते जाएं, जो अंतिम पद है वो भी बनेगा 101। गॉस की बुद्धिमत्ता देखिए, ये 101 101 के कितने पद हैं हम जानते हैं, कुल 100 पद हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 101 × 100, बार बार ऐसे लिखने की बजाय। और इधर आपके पास था 2s, s की वैल्यू आ जाएगी 101 × 100/2, और वो s फिर से उतना ही आ गया। तो गॉस ने बहुत ही बुद्धिमानी से इस सवाल को हल किया। आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो कुछ इस तरह का रहता है, AR, AR², AR³ और इस तरीके से AR⁴ यहाँ पे A जो है वो पिछली बार की तरह प्रथम पद है, R जो है वो सार्व अनुपात है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और N जो है वो पदों की संख्या है। इसके N पदों का योग हमें फिजिक्स में काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस श्रेणी के N पदों का योग Sn = A1 - r⁴n/1 - r। और इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो भौतिक विज्ञान में बहुत बार काम में आने वाला है। अनंत पदों का योग दिया जाएगा S∞ = A/1 - r। कैसे आया ये मान? अगर आप n का मान यहाँ अनंत रख दें और r चूंकि 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू की जब आप पावर बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे, घात बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे, तो ये मान लगभग नगण्य हो जाएगा। तो अंतिम उत्तर बचेगा A/1 - r। जैसे एक उदाहरण लिया जाए, 1 + 2 + 4 + 8 और इस तरह 256 तक पहुंचे, इस पूरी श्रेणी का मान ज्ञात करें। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जिसका सार्व अनुपात 2 है। 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2। तो ये मान हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रथम पद A है 1, आप तुलना करके देख सकते हैं। सार्व अनुपात जो R है वो है 2 और पदों की संख्या है 9। ये कैसे आया? जो 256 है आप इसको लिख सकते हैं 2⁸, गणना करके देख सकते हैं। और शुरू का जो 1 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2⁵, 1 = 2⁵। एक्चुअली किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो फिर मान हमेशा 1 आएगा। जैसे कोई बोले कि 50 की घात 0 है, 5 की घात 0 है, 10 की घात 0 है। किसी भी संख्या की घात, किसी भी राशि की घात यदि 0 हो तो वो मान आ गया 1। ओके, यहाँ पे इस राशि को 1 को आप मान सकते हैं कि ये 2 की घात 0 है। इस 2 को आप मान सकते हैं ये 2 की घात 1 है। इसको आप मान सकते हैं 2 की घात 2 है। इसको मान सकते हैं 2 की घात 3 है और ये 2 की घात 8 है। आप काउंट करें टोटल कितने पद हैं। ये टोटल पदों की संख्या आएगी 9, इसलिए मैंने लिखा है n = 9। अब तो गणना बहुत आसान है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा?
ये सूत्र या फिर ये सूत्र। चूंकि हमें केवल n पदों का योग करना है तो ये ब्लू वाला सूत्र काम में आएगा। Sn इज इक्वल टू a, प्रथम पद है 1, 1 माइनस r है 2 और इसकी घात 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। इसको गणना कर लेते हैं। 1 माइनस 2 की घात 9 बनेगा 512 और यहाँ नीचे आएगा -1, तो ये गणना बचेगी 511। हमारा अगला टॉपिक है लघुगणक। यदि a की घात x बराबर m हो तो log a m बराबर x। log एक तरह का फलन है। आपने बहुत सारे फलन पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं, जैसे आपने साइन पढ़ा है, आपने कॉस पढ़ा है। इसी तरह से एक फलन है log। अभी उदाहरणों के थ्रू ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे अगर 2 की घात 4 लिखी हो तो हम जानते हैं कि इसका उत्तर आता है 16। इसी को लॉगरिथम की फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो ये कहलाएगा log। अब आप तुलना करके देखें, a की जगह यहाँ आना है 2, m की जगह आना है 16 और x का मान आ जाएगा 4। यहां जो ये a है ये कहलाता है आधार। आप देख सकते हैं जैसे उस उदाहरण के हिसाब से इस लॉगरिथम में जो आधार है वो 2 है। एक और उदाहरण देखें। सपोज आप 3 का घन करें, 3 क्यूब हम जानते हैं वो होता है 27। अब अगर इसको कन्वर्ट किया जाए लॉगरिथम के फॉर्म में तो log इसका आधार तुलना करने पे आएगा 3, m का मान है 27 इज इक्वल टू 3। अब इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है, यदि 27 का log लिया जाए और इस तरह का log लें जिसका आधार 3 हो तो उत्तर भी 3 आता है। एक और उदाहरण देखें। सपोज करें आपने लिखा a टू पावर 0। हम पहले भी बात कर चुके हैं, किसी राशि की घात 0 होने पे उसका मान हो जाता है 1। अब इसको यहाँ लिखने की कोशिश करें। log तुलना करें तो आधार आ गया a और यहाँ पे राशि है 1, उधर उत्तर आएगा 0। ये गणना फिजिक्स में कई बार उपयोग में लाई जाएगी। अगर लॉगरिथम में मान 1 हो तो फिर आधार कुछ भी हो उत्तर 0 आएगा। एक और उदाहरण देखें। यदि a की घात 1 हो तो उत्तर फिर से a आता है। किसी भी राशि की घात 1 होने पे समान राशि आपको प्राप्त हो जाती है। इसकी गणना की जाए लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करके तो log, अब यहाँ पे तुलना करें तो आधार का मान a है और यहाँ जो m का मान है वो भी a है। इस गणना से आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो है 1। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, भौतिक विज्ञान में आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर किसी लॉगरिथम का आधार और यहाँ लिखा गया पद समान हो तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण रूल जो हैं लॉग के वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। लॉग में कुछ राशियाँ गुणा में हो, जैसे 2 राशियाँ p और q गुणा में हो तो उनका उत्तर आएगा log p प्लस log q। यहाँ आधार जो कुछ रहा हो वही आधार यहाँ पे भी आने वाला है और वही आधार यहाँ पे भी आ जाएगा, तो मैं आधार नहीं लिख रहा। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र log p बाई q, इसका उत्तर आता है log p माइनस log q। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र log p की घात q, तो इसका उत्तर आता है q आगे आ जाएगा और log p। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें याद करने। ये 2 तरह के लघुगणक हमारे सिलेबस में हैं, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो नेचुरल लॉग है
उसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, लॉग का आधार ई होगा और यहाँ कोई संख्या n लिखी जाती है। ई का मान होता है 2.7183। आगे और भी संख्याएं होंगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स के ये कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपको इस तरह के लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। संधारित्र का आवेशन, संधारित्र का निरावेशन। इसके अलावा रेडियो सक्रिय क्षय में भी आपको प्राकृत लॉग की आवश्यकता पड़ने वाली है। सामान्य लघुगणक है, इसका जो उपयोग किया जाता है डेसिबल स्केल, ये आप पढ़ेंगे ध्वनि वाले चैप्टर में। ध्वनि की तीव्रता का मापन करने के लिए जो डेसिबल स्केल या डेसिबल पैमाना जिसको बोला जाता है, उसमें आपको सामान्य लघुगणक की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों लघुगणक को एक दूसरे से रिलेट भी किया जा सकता है, ये रिलेशन यहां लिख लेते हैं। कुछ किताबें इसी log n को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर देती है, ln n। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो आधार में और सिर्फ ln लिखा हो तो इसका मतलब वो पुस्तक प्राकृत लघुगणक की बात कर रही है। इस ई के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं, चूंकि यहां जगह है अपने पास। ई की घात x बराबर होगा 1 प्लस x यदि x का मान 1 से बहुत छोटा हो। कुछ गणनाओं में आप फिजिक्स में इसको उपयोग करेंगे, जैसे रेडियो सक्रिय क्षय में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ई की घात आपसे कोई पूछे 0.04 कितना होगा, अगर x का मान बहुत छोटा हो तो ई की घात x बराबर 1 प्लस x लिखा जा सकता है। तो ये आएगा 1 प्लस 0.04, उत्तर आ जाएगा 1.04। आप स्क्रीन को पॉज करके ये चीजें लिख सकते हैं। चलिए एक अच्छा सा प्रश्न इस पे करते हैं। सूत्र F बराबर 1/2L रूट T बाई म्यू का विस्तार लघुगणक का उपयोग करते हुए कीजिए। ये सूत्र आप पढ़ेंगे जब आप रस्सी पे चलने वाली तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे, उस पाठ को पढ़ेंगे। अभी के लिए मान के चले ऐसा कोई सूत्र होता है, F इज इक्वल टू 1/2L रूट T बाय म्यू। इसका जो हल है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर। तो log F आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ आएगा log ऑफ 1/2L रूट T बाय म्यू। बहुत आसान सी चीज़ है, दोनों तरफ हमने log लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ सूत्रों की। आप इसको ऐसा मान सकते हैं, यहाँ दो चीज़ें आपस में गुणा में हैं, 1/2L और रूट T बाई म्यू। और गुणा में अगर आपको याद हो तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, log PQ अगर लिखा हो तो उसका उत्तर होता है log P प्लस log Q। मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, log 1/2L प्लस log T बाय म्यू की घात 1/2। रूट का मतलब, वर्गमूल का मतलब घात होगी 1/2। अब इस लाइन में एक और चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। हमें पता है log P बाई Q इज इक्वल टू log P माइनस log Q एवं log P की घात Q, तो फिर लिखा जा सकता है Q log P। ये सारे सूत्र हमने पढ़े हैं, हम इनका उपयोग करने वाले हैं। आप इसको माने log P बाई Q, तो इसका उत्तर आएगा log 1 माइनस log 2L प्लस जो घात है वो आगे आ जाती है, तो इसको लिखा जाएगा हाफ log T बाय म्यू। अब इसके विस्तार में फिर कौन सा सूत्र इस्तेमाल होगा, log P बाई Q वाला। इसकी गणना यहाँ कर लेंगे, हाफ log
टी माइनस लॉग म्यू, और ये मान log 1 हमने पढ़ा था, कोई सा भी आधार हो log 1 का मान हमेशा आता है 0 माइनस log 12। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। भौतिकी के विभिन्न पाठों में, विभिन्न अध्यायों में हमें इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो आप इनको भी लिख लें। जितने भी चेक पॉइंट लेक्चर के बीच में थे, उन सारे चेक पॉइंट के उत्तर अब आपको आगे मिलने वाले हैं।